हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्स मेजॉरिटीज़ के बारे में, कैसे बिल्स थे, कैसे कैसे पास होता है, पार्लियामेंट था, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी जो पावर है वो किसके पास होती है? टू हियरिंग द केसेस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका गारंटर है of the constitution, protector है of your constitution, of your FR, of your fundamental rights, सब all here for the Supreme Court of India। तो Supreme Court एक highest judicial court है, final court of appeal under the Constitution of India और highest constitutional court with the power of the judicial review। आगे मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो बेसिकली देखो, इंडिया एक फेडरल स्टेट है और इसमें सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। 3 टायर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, फिर आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट। ब्रीफ हिस्ट्री अगर सुप्रीम कोर्ट में हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में, उसमें स्टैब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर विद अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड विद फुल पावर अथॉरिटी के अंदर। इसके पास पावर थी टू हियर कंप्लेंट्स फॉर एनी क्राइम्स एंड डिटरमाइन एनी सूट्स और एक्शन फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास और बॉम्बे स्टैब्लिश हुए थे। किंग जॉर्ज III ने स्टैब्लिश किए थे 1800 में मद्रास में और 1823 में बॉम्बे में स्टैब्लिश किया था। इंडिया का हाई कोर्ट जो है एक्ट 1861, उसमें हाई कोर्ट क्रिएट किए गए थे अलग अलग जगह और सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश किया गया था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग एक हाईएस्ट कोर्ट बनाया गया था सारे केसेस को सुनने के लिए, जिसका नाम दिया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया था। तो फेडरल कोर्ट में पावर होती है टू हियर द डिस्प्यूट्स और टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रोविंसेस और द फेडरल स्टेट्स, राइट। और जितने भी सारे जजमेंट्स होते हैं अगेंस्ट द हाई कोर्ट वो फेडरल कोर्ट में सुनवाई की जाती है। इसके बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा 26 जनवरी 1950 को, तब क्या हुआ था, उसके बाद में जब सारे लॉज बनाए गए थे तब सुप्रीम कोर्ट को भी बनाया गया था। तो फर्स्ट सिटिंग हुई थी, ये याद रख लो, फर्स्ट सिटिंग हुई थी 28 जनवरी 1950 को। जो लॉ डिक्लेयर किया था कि सुप्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लॉ में ये डिक्लेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा हर कोर्ट में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी कोर्ट्स टेरिटरी ऑफ इंडिया में लाए करते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, हर लॉ जो है वो बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द कोर्ट्स। इट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, टू स्ट्राइक ऑन, चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, कंट्रारी टू द प्रोविजंस हो गया, स्कीम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर यूनियन और स्टेट्स के बीच में और इमिकल टू द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने फर्स्ट लाइन में बोला था सुप्रीम कोर्ट गारंटर है, प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का। 4 ऑप्शन दे रखे हो और उसमें पार्लियामेंट भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही टिक करना है। बहुत कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं, सबको लगता है नहीं पार्लियामेंट भी तो है जो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, नहीं, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं वो देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पार्ट 5 में है द यूनियन, एंड चैप्टर 6 जो है वो है यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 124 से 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। स्टेट के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आर्टिकल पूछा जाएगा 124 से लेकर 147 पार्ट 5 जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो आर्टिकल 124 की मैं बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या स्टेट करता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंदर है? 124 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूटिंग क्या होगा उसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, and until parliament by law prescribes a large number of not more than 7 other judges, right। jurisdiction जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू ओरिजिनल jurisdiction है, appellate jurisdiction है, advisory jurisdiction है। however there are the multiple powers of the supreme court। ये सारे jurisdiction मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी स्लाइड्स में कि ओरिजिनल jurisdiction क्या है, क्यों पावर केवल ओरिजिनल jurisdiction की सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। हम आगे पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 124 से 147 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट में, जुरिस्डिक्शन हो गया, पावर्स हो गया वो। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस। एक तो इसमें CJI होगा, चीफ जस्टिस, और अदर 30 जजेस होंगे। अभी ये इंक्रीज हो गया होगा, तो ये दैट डिपेंड्स, राइट, कि कितने जजेस हैं कितने नहीं है। ये पार्लियामेंट का काम है कितने बढ़ाने और कितने नहीं, वो बिल पास करता है एक, उसके अकॉर्डिंग होते हैं, राइट। तो ये आप इतना उसमें दिमाग मत लगाओ, बट एक याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ
जो जजेस होते हैं वो कितने होते हैं, और एक जो होता है वो कौन होता है, CJI होता है। टोटल नंबर ऑफ जजेस में बात करूँ तो रिसेंटली 33 हैं, राइट, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, यानी कि 1 तो CJI है प्लस 32 जजेस है। अभी रिसेंट नॉर्म्स की बात करूँ तो ये जो लाइन है 31 जजेस में, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना क्योंकि ये लक्ष्मीकांत की है, तो लक्ष्मीकांत में अभी भी 31 ही है, तो नहीं, वो थोड़ा आप फैक्चुअल से भी रूबरू हुआ करो, बुक्स इट्स अ गुड ऑप्शन, बट इसके साथ साथ आपको ये भी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं। तो टोटल 32 तो जजेस हैं प्लस 1 CJI, तो टोटल 33 स्ट्रेंथ है अभी सुप्रीम कोर्ट में, ये याद रख लेना, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल ऑफ 2019 में ऐड किए थे 4 जजेस टू स्ट्रेंथ इट इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ इन 31-34 इंक्लूडिंग द CJI, राइट। अभी 33 हैं, रिमेंबर रखना, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ 34 हो सकती है। ओरिजिनली सुप्रीम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, फिर बाद में उसको बढ़ा दिया गया, तो पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू रेगुलेट देम। तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, आप सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली डिक्लेयर किया है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में अभी सीट है सुप्रीम कोर्ट की। It also authorized CJI to appoint other places or places a seat of the Supreme Court, but he can take decision in this regard only with the approval of the President. This provision is only optional, not compulsory. This means that no court can give any direction either to the President or to the CJI to appoint any other places a seat of the Supreme Court. ये याद रखो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि करंटली सीट कहाँ है दिल्ली में, ठीक है, बट क्या CJI कोई और प्लेस अपॉइंट कर सकता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। बट उसमें एक लाइन और ऐड होनी चाहिए, विद द अप्रूवल ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब CJI अपनी मर्जी से शिफ्ट नहीं कर सकता कि चलो CJI का मन कर रहा है आज दिल्ली की जगह हम कहीं और सीट डिक्लेयर कर दें सुप्रीम कोर्ट की, नहीं, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, और ये प्रोविजन ओनली ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। कोई कोर्ट डायरेक्शन नहीं देता, चाहे वो प्रेसिडेंट हो इधर और जो सुप्रीम चीफ जस्टिस हो, टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी तो फिलहाल सीट जो है वो दिल्ली में ही है, बट अगर CJI चाहे तो चेंज कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बात की लाइन में इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में केवल कि ओनली CJI हैज़ द पावर टू चेंज द सीट, तो गलत है, ओनली CJI नहीं है ना, अप्रूवल किसका चाहिए होगा, प्रेसिडेंट का, तो ये भी याद रखना। सेंटेंस को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। अभी हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, तो अब अपॉइंट कौन करता है जजेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों, देखो, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट, यहाँ तक क्लियर है कि जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट डीम्स नेसेसरी। ठीक है, जजेस को तो सुप्रीम कोर्ट के किसने अपॉइंट कर दिया, प्रेसिडेंट ने। CJI को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट कंसल्टेशन किस जजेस की कंसल्टेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर उसको लगता है तो वो कंसल्ट करता है CJI को अपॉइंट करने से पहले। अब अदर जजेस जो होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट डीम्स नेसेसरी। तो कंसल्टेशन जो है चीफ जस्टिस का वो ऑब्लिगेटरी होता है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ अदर जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी हैं, बट जो जजेस को हमें अपॉइंट करना है उसमें प्रेसिडेंट के साथ CJI का भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होता है ना वो ऑब्लिगेटरी होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए अदर देन चीफ जस्टिस के लिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 1950 टू 73 में क्या प्रैक्टिस है कि हम जो सीनियर मोस्ट जजेस होता है ना, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो CJI बनता है, बट ये कन्वेंशन वायलेट हुआ 1973 में जब A.N. रे को अपॉइंट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। अगेन इन 1977 में M.U. बेग को भी अपॉइंट किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग द देन सीनियर मोस्ट जजेस। तो डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट जो curtailed था बाय सुप्रीम कोर्ट द सेकंड जज केस 1993 इन विच सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो वायलेशन है ये इस रूल का भी काफ़ी बार वायलेट हुआ है। तो कंट्रोवर्सी क्या थी कंसल्टेशन और कॉलेजियन सिस्टम पे कि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी इंटरप्रिटेशंस थे, जैसे हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करने कोई वर्ड अगर उसको करना होता है लाइक, तो कंसल्टेशन को अबव प्रोविजंस में क्या कहता है कि फर्स्ट जज केस में 1982 में कोर्ट ने हेल्ड कहता है कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। सेकेंड में खुद के ही डिसीजन को चेंज करके कोर्ट ने रिवर्स किया था, अर्लियर रूलिंग कहा था मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्फ्रेंस। थर्ड जज केस 1998 में कोर्ट ने ये बोला था कि कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी जजेस, यानी कि ओपिनियन केवल CJI का मैटर नहीं करेगा कंसल्टेशन प्रोसेस में, CJI
अलग लोगों को भी कंसल्ट करेगा, कॉलेजियम बनाया जाएगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें से 2 जज अगर एडवर्स ओपिनियन भी देते हैं तो ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट. तो कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. बेसिकली पूरा ये बात का मतलब ही यही है कि अगर हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को देखते हैं तो उस कॉलेजियम सिस्टम में केवल सीजीआई नहीं होगा, सीजीआई के साथ अदर 4 सीनियर जजेस भी होंगे. कॉलेजियम सिस्टम में वो अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, तो उसमें केवल सीजीआई का सोल ओपिनियन काफ़ी नहीं है, अलग 4 जजेस का भी मैटर इंपॉर्टेंट है. अगर 2 भी खिलाफ जा रहे हैं, 2 भी उसके साथ नहीं है, तो सीजीआई उस जो रिकमेंडेशन है उसको गवर्नमेंट के पास नहीं भेज सकता. सबका साथ होना ज़रूरी है. इन टोटल इन शॉर्ट यहाँ पर ये इसका मतलब है. तो कॉलेजियम सिस्टम कैसे बॉर्न हुआ, क्या हुआ, इसको एनजीएसी क्या था, ये सब हम पढ़ते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था, जुडिशियल कमीशन क्या था, इसको हटाया क्यों गया, तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं. देखो कॉलेजियम सिस्टम बॉर्न हुआ था 3 जज केस जो 1998 में हमने पढ़ा था. यूज फॉर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में होता था. देयर इज नो मेंशन ऑफ द कॉलेजियम ईदर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन सक्सेसिव अमेंडमेंट्स. कॉलेजियम सिस्टम को हेड करता था सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ होते थे अदर 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द कोर्ट. जैसे मैंने आपको अभी बताया ये कॉलेजियम सिस्टम था. एक हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाय द चीफ जस्टिस और अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट. Names recommended for appointment of HC Collegium reaches the government only after by the approval of CJI or other SC Supreme Court Collegium. जजेस जो थे हाई जुडिशरी के अपॉइंट कैसे होते थे, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, जिसमें कौन है, सीजीआई है प्लस 4 अदर जजेस है, सीनियर मोस्ट जजेस, और वो सारे नेम्स बेस्ड थे. गवर्नमेंट उस नेम को रिकन्सिडर करता था, डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम. वर्किंग क्या था कॉलेजियम सिस्टम को, एनजीएसी का यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, कि कॉलेजियम रिकमेंड्स द नेम ऑफ द लॉयर्स और जजेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट also send some name of its proposed names to the collegium. The collegium considers the name or suggestions made by the central government and resends the file to the government for final approval. Agar if the collegium resends the same name again, then the government has to give its assent to the names, but the time limit is not fixed. So this is the reason that appointment of judges काफ़ी टाइम लेता था. तो थ्रू 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2014 में, उसमें एनजीएसी को एस्टैब्लिश किया गया टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, राइट. बट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉलेजियम सिस्टम एंड स्ट्रक डाउन द एनजीएसी. उसको लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन है. तो वो किसके अगेंस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसलिए एनजीएसी को हटाया गया था. तो अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल भाषा में समझाऊँ कि यहाँ पर क्या बोला गया और क्या हुआ है, देखो बहुत सिंपल भाषा में एक अलग से स्लाइड में समझते हैं हम लोग इसके अंदर, ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा. तो हम समझते हैं. पहला तो है कॉलेजियम सिस्टम, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कॉलेजियम सिस्टम. तो ये होता है, एक हो गया उसमें सीजीआई प्लस 4 अदर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट. अगर हाई कोर्ट की बात है तो हाई कोर्ट आ जाता है ऑफ दैट कोर्ट, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट लेते हैं. अभी अब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट लेते हैं. हाई कोर्ट के चैप्टर में मैं हाई कोर्ट का आपको समझाऊंगी तो कन्फ्यूज़ नहीं होगा ना. तो सीजीआई प्लस 4 अदर मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ है कॉलेजियम सिस्टम. अब कोई भी अपॉइंटमेंट करना है तो सीजीआई प्लस ये 4 अदर जजेस बोलेंगे कि ये नाम हम लोग दे रहे हैं, XYZ करके मान लो, एक से YZ ABC कुछ भी करके नाम मान लो, ये जजेस के नाम है. तो ये इन लोगों ने सबने डिसाइड कर दिया कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होगा. अब ये फाइल जाती है गवर्नमेंट के पास, चाहे मान लो प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, राइट. अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस नाम को देखती है और फिर उसको अपॉइंट करती है. दूसरा सिनेरियो ये होता था यहाँ पर कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई नाम भेज रही है XYZ करके ABC करके, किसको, कॉलेजियम सिस्टम में, जिसमें सीजीआई है प्लस 4 अदर जजेस है, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट. तो अब वो डिसाइड कंसिडर करते हैं. अगर दोनों मतलब सीजीआई और गवर्नमेंट के नाम सेम सिमिलर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उस पर अप्रूव कर देती है और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो जाता है, राइट. तो ये था पूरा प्रोसीजर जो पूरा उस चैप्टर में समझाया गया था, राइट. तो ये था पूरा जो कंट्रोवर्सी हुआ था कॉलेजियम सिस्टम का, ये पूरा ये था, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग इसको हटा के, कॉलेजियम सिस्टम को हटा के एक एनजीएसी रखते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राइट. तो उन्होंने सोचा कि एनजीएसी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा. पर फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 के, जिन्होंने
एनजेएसी को स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब क्या बता दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रोल है और ये किसको वायलेट करती है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो आप नहीं समझ सकते कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसमें ये होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी में किसी चीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को स्ट्रक डाउन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस एनजेएसी को ही हटा दिया और उसकी जगह वापस कॉलेजियम सिस्टम को ही ला दिया कि 4 वहीं से हम अपॉइंट करेंगे कि एक गवर्नमेंट के एक सीजीआई रहेगा और बाकी 4 अदर जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये उनका कॉलेजियम सिस्टम है। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो अब इसमें इतना ज़्यादा बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना इस चीज़ को लेकर के कि यार कॉलेजियम सिस्टम क्या था, एनजेएसी क्या था। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, एनजेएसी का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसको अच्छे से रट लेना। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ये स्टेट के अंदर पूछा गया। आरपीएससी के एग्ज़ाम में यही सवाल 2 बार पूछा गया बैक टू बैक, अलग अलग ईयर्स में जब पेपर हुआ था उसका प्रीलिम्स में, कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एनजेएसी को हटाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए मैंने आपको आर्टिकल्स पे भी बताया था और इस पे भी बता रही हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। एक बात और, अभी जो करंट सीजीआई आया हो, आपको नाम याद होगा, तो डॉक्टर जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जी हैं, जो अभी रिसेंटली हमारे सीजीआई हैं करंटली, राइट। तो ये याद रखना कि ये कौन से सीजीआई हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। टोटल सीजीआई ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए आपको कि अभी कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर मैं आपको अभी बताऊं, आगे की स्लाइड में जाते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। एक पर्सन को क्या होना चाहिए जज ऑफ लाइक सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए? कुछ क्वालिफिकेशंस है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years, राइट, और ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए फॉर 10 years, और ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेजिडेंट। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड ए मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये याद रख लेना है। सबको लगता है कि नहीं मिनिमम एज तो होगी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं करी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन टू द सुप्रीम कोर्ट। ओथ और अफर्मेशन क्या है? अगर कोई पर्सन एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपियर होता है, अपॉइंट होता है, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस उसको ओथ लेनी पड़ती है और अफर्मेशन लेना पड़ता है बिफोर द प्रेजिडेंट। कौन ओथ दिलवाता है? उसको प्रेजिडेंट दिलवाता है। और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, या तो प्रेजिडेंट या फिर प्रेजिडेंट कोई और अदर पर्सन अपॉइंट करवा देगा। इन हिज ओथ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्वेयर्स टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment to perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and the laws। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये पूरी, की क्वालिफिकेशन क्या है? कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। और ओथ कौन दिलाते हैं? प्रेजिडेंट या फिर कोई अदर पर्सन अपॉइंट बाय हिम, जो प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ दिलाने का काम प्रेजिडेंट का, या कोई अदर पर्सन जो अपॉइंट कर देता है, राइट। सीजीआई में दिला सकता है, डिपेंड्स। अगर सीजीआई को ओथ तो प्रेसिडेंट दिलवा रहे, उस जगह प्रेसिडेंट नहीं तो वो किसी और को अपॉइंट कर देगा। बाकी अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट या फिर उस जिसके अकॉर्डिंग मर्जी हो उसको। टेन्योर ऑफ जजेस देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया टेन्योर ऑफ जज कि इतने साल आप काम करेंगे, नहीं। हाउएवर 3 प्रोविजंस इस रिगार्ड में कि ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 years, 65 साल की उम्र तक वो होल्ड कर सकता है ऑफिस। तो जजेस का कोई टेन्योर नहीं है 3 साल, 4 साल, 5 साल, अंटिल आपकी एज रिटायरमेंट तक है, राइट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी इन एज मैनर इज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेजिडेंट। हमेशा याद रखना, दिला कौन रहा है ओथ? प्रेजिडेंट। तो लिखेंगे किसको रिजाइन? प्रेजिडेंट को। और रिमूव्ड हो सकता है जज बाय द प्रेजिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हाउ डज द रिमूवल ऑफ जज टेक प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिमूवल कैसे होता है जज का, वो देखो एक जज सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं है कि अपनी मर्जी से रिमूव हो सकता है। उसको रिमूव करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वो ये होता है कि एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट। सबसे पहले प्रेजिडेंट के ऑर्डर से ही रिमूव होगा। सेकेंड, प्रेजिडेंट इशू कर सकता है रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल।
प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा उसके ऑर्डर के थ्रू, राइट। एक ऑर्डर जाता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर भेजेगा, उससे रिमूव होता है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में उसका एड्रेस होता है कि यार इस जज को हम लोग रिमूव करें, XYZ को। प्रेजेंट होता है सेम सेशन में और सब एक साइन करते हैं। साइन मतलब किस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गया, प्लस मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ग्राउंड रिमूवल के दो हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत रेगुलराइज द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी जज आज तक सुप्रीम कोर्ट में इम्पीच्ड नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट मोशन चले थे रामस्वामी और जस्टिस दीपक मिश्रा के, बट डिफीट हो गए क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अब्स्ट्रेन कर दिया था खुद को वोट करने से, तो वोटिंग ही नहीं हुई, तो स्पेशल मेजॉरिटी पास ही नहीं हो पाई। तो इन शॉर्ट स्पेशल मेजॉरिटी से रिमूव होता है जज सुप्रीम कोर्ट का, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसीजर होता है, ऐसे जज को रिमूव नहीं किया। प्रेसिडेंट ऑर्डर भेजता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है सेम सेशन में और फिर 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना होता है। अगर वो पास हो जाता है तो जज इम्पीच हो गया। अभी तक कोई जज को रिमूव नहीं किया, ये याद रख लेना। जजेस रिमूव करने के जो ग्राउंड्स है वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, राइट। बट इनका एलाबरेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, केवल इतना पता है ग्राउंड्स मेंशन्ड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, बस ये याद रखना। नेक्स्ट हम आते हैं सैलरीज और अलाउंसेस कैसे डिटरमाइंड होते हैं। सी सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। सारा काम पार्लियामेंट के पास में। दे कैन नॉट बी वेरीड टू द डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो वेरीड हो सकते हैं। 2021 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी अमेंड किया गया था, वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। बिल सीक्स टू अमेंड द हाई कोर्ट जजेस and the Supreme Court Judges Act 1958. Why it is important for SC to be independent? See, तो सैलरीज और जजेस अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। कभी वैरिड नहीं हो सकते एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये याद रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको ही बोला था NGA सीट इसलिए हटा दिया गया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझो। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है पूरे इंडिया में, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स का, गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए इसका इंडिपेंडेंस ऑलरेडी एसेंशियल है फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज असाइंड टू इट। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंक्रोचमेंट्स, प्रेशर्स, इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट। इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस। ऐसा न्याय होना चाहिए जहाँ पर डर ना हो और फेवर ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखो। Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court. कैसे? Mode of appointment, right? Mode of appointment कौन कर सकता है? CJI, right? Plus other four more senior judges. तो ऑलरेडी ये एक इंडिपेंडेंस है कि CJI का ही मैटर इंपॉर्टेंट है, अदर सीनियर जजेस का। सिक्योरिटी दे रखा है टेन्योर का 65 एज, इससे पहले रिमूव करने का एक स्पेशल प्रोसीजर है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ रिमूव हो सकता है। फिक्स सर्विस कंडीशंस है, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, याद रखना। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इनटू द पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंडक्ट, रिमूवल जो है वो डिस्कस होता है, कंडक्ट डिस्कस नहीं होता पार्लियामेंट में कि इस जज को रखना है, इसको नहीं होता। वो केवल सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देख लेता है, CJ अदर सीनियर मोस्ट जजेस पर वो नाम भेज देते हैं, प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, दैट इज। बट कंडक्ट कभी डिस्कस नहीं होता। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, जिसे हम कहते हैं कोर्ट की अवमानना करना, अवहेलना करना। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से स्टाफ अपॉइंट करता है। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, इसका ज्यूरिसडिक्शन कभी खत्म नहीं हो सकता, कर्टेल्ड नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव से इसका सेपरेशन। सारे इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पावर की। मैंने आपको बताया था आगे स्लाइड्स में कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी है। तो क्या है इनका मतलब? तो इनका मतलब हम लोग इस स्लाइड में पढ़ते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है और ये एक्सक्लूसिव क्यों है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर क्यों है। देखो, एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। मोर है वो कोई भी डिस्प्यूट हो बिटवीन द सेंटर और एक स्टेट, वो सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की पावर से, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन।
सेंटर और एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड वन और मोर साइड, सेंटर स्टेट है एक तरफ, सेंटर वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट, सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस टू और मोर स्टेट्स और दो और मोर स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको हियर करने का काम किसके पास है, सुनने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास, वो भी इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से, याद रखना। इन दिस अबव फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव मतलब किसी और कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो सॉल्व करे, या सेंटर और स्टेट, वो केवल सुप्रीम कोर्ट हो सकता है विद इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, याद रखना। फर्दर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग, कहाँ एक्सटेंड नहीं हो सकता वो ये है, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी अग्रीमेंट और कोवेनेंट। इसमें अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस जगह सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं आती, राइट। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है इसको सुनने के लिए। डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ एनी ट्रीटी हो गया, एग्रीमेंट हो गया, स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट, राइट। अब हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता है इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ordinary disputes of commercial and nature between the center and the states, और recovery of damages by a state against the center, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। ये डिस्प्यूट्स अगर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो नहीं सुनते एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में, ये याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड है, रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू इशू रिट्स, चाहे वो हीबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, प्रोहिबिशन हो, क्यूरेंट हो, सर्श्योरी हो, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन। मतलब ये कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहा है तो वी हैव पावर, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएँ चाहे हाई कोर्ट जाए, वी हैव दिस पावर, दैट इज अप टू अस कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस दैट एन अग्रीव्ड सिटीजन कैन गो टू डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। अपील करने की जरूरत नहीं है, हम रिट ज्यूरिसडिक्शन से भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं अगर हमें लगता है हमारा कोई फंडामेंटल राइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है या कटेल्ड हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट में हमें कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है तो हम जा सकते हैं। सेंटर और हमारे फंडामेंटल राइट में कोई प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि ये कोई रूल पास किया है सेंटर ने पार्लियामेंट में, हमें लगता है हमारे फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करा, तो वी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ऑल्सो। हाउएवर रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है टू इशू द रिट्स। तो याद रखना हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हाई कोर्ट कब करूँगी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर ये याद रखो रिट ज्यूरिसडिक्शन दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है, ये ओरिजिनल नहीं है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील है और इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, राइट। तो इसमें वाइड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें 4 हेड्स हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील कर सकते हैं, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, अपील बाय स्पेशल लीव, राइट। अब हम आते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथोराइज प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 143 जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किस मैटर में, अगर कोई क्वेश्चन लॉ का है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का फैक्ट का है और अराइज होता है तो प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपनी इस पर राय दे सकते हैं, या कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, तो भी प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। बट जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट करेगा ना प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट चाहे तो भी मान सकता है एडवाइस, नहीं चाहे तो भी नहीं मान सकता, बट एडवाइस देना इंपॉर्टेंट है। आप सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता एडवाइस। सपोज करो प्रेसिडेंट है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ मैटर आ गया, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई फैक्ट आ गया, अब प्रेसिडेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सप्लेन करे, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, बट मानना नहीं मानना डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट। बट ये नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट जब प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी कि आई एम सॉरी मैं एडवाइस नहीं दे सकता, वो मना नहीं कर सकता, एडवाइस देनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है। मानना नहीं मानना वो प्रेसिडेंट के ऊपर, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, मतलब अगर कोई हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस रिकॉर्ड में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट के पास है तो आई एम यूजिंग दिस वर्डिक्ट, तो वो अलाउड है। यानी कि जितनी भी जजमेंट्स होती हैं, प्रोसीजिंग्स होती है, एक्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं
और ये रिकॉर्ड्स एडमिटेड होते हैं एविडेंटरी वैल्यू के, और ये क्वेश्चन नहीं कर सकते बिफोर प्रोड्यूस एनी कोर्ट। कोई कोर्ट इस चीज़ को नहीं क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अलाउड है। तो दे आर रिकग्नाइज एज लीगल प्रेसिडेंट और लीगल रेफरेंसेज ऑल्सो। और सुप्रीम कोर्ट के पास पनिशमेंट का भी राइट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कोर्ट की बात नहीं मानने का भी, या तो सिंपल इम्प्रीजनमेंट दे सकते हैं 6 months, या फाइन अप टू 2000 और फिर बोथ। अब हम आते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। सी जुडिशियल रिव्यू एक पावर है सुप्रीम कोर्ट का टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑन एग्जामिनेशन अगर जुडिशियल कोई भी पार्ट होता है, अगर इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अल्ट्रा वायर्स, दे कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, फिर वो इन्फोर्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट। कितनी बार आपने देखा होगा जुडिशियल रिव्यू है, CA आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसका जुडिशियल रिव्यू किया गया था। कितनी सारी चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू होता है, मतलब जैसे पार्लियामेंट में कोई लॉ पास कर दिया, एक्ट बन गया वो, फिर उस एक्ट को कोर्ट में चैलेंज करते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद में कोई वर्डिक्ट आता है, फिर हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू लगाते हैं, GR लगाते हैं, फिर कोर्ट उस चीज़ को दोबारा कंसिडर करता है, नहीं सही है कि गलत है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये डिसीजन गलत है, जुडिशियल रिव्यू आया है मतलब गलत है, जुडिशियल रिव्यू करे इसका। अगर लगता है कि ये एक्ट जो पास हुआ है वो अल्ट्रा वायर्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को रिमूव कर सकती है। और फिर वो पार्लियामेंट, चाहे फिर वो गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर सकती, चाहे वो पास क्यों ना हो गया दोनों हाउसेस में, प्रेसिडेंट ने साइन ही क्यों ना कर दी, वो एक्ट ही क्यों ना बन गया, फिर भी अगर जुडिशियल रिव्यू लग गया मतलब जुडिशियल रिव्यू लग गया। तो पर हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको अगर मैं कॉन्ट्रोवर्सी टाइप कह सकती हूँ, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू होने के बाद भी वो एक बार वायलेट नहीं हो सकता, राइट, मतलब वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, राइट। बट फिर से उसको पार्लियामेंट में पास करवा देगा, फिर से वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, फिर हम कोर्ट जाएंगे, फिर वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है जुडिशियल रिव्यू। रीसेंट इशूज़ क्या थे सुप्रीम कोर्ट में, वो देखो, मास्टर ऑफ रोस्टर, मतलब इट रेफर्स टू द प्रिविलेज ऑफ द चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हियर केसेस। Controversies emerge in the Supreme Court over absolute power of Chief Justice on the judicial administration। मतलब ये कि SC ने अपील किया था नंबर ऑफ टाइम कि चीफ जस्टिस जो है मास्टर ऑफ रोस्टर है, उसको अलोन ही हैज़ प्रेरोगेटिव टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, allocate cases to the bench so constituted। The chief justice or the chief justice of any court, if she hits the administrative side, this includes allocation of matters before a judge as well। So no judge can take up the matter on his own unless allocated by the Chief Justice of India। तो इस चीज़ को लेकर के मास्टर ऑफ रोस्टर हुआ था, रीसेंट इशूज़ है सुप्रीम कोर्ट में। बाकी अगर जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको थोड़ा जानना है तो आप थोड़ा पास्ट वाले जो एक्ट्स हैं वो एक बार आप कवर कर सकते हैं। बाकी करना है तो करिए, नहीं तो जुडिशियल रिव्यू आपको आइडिया तो लग ही गया है कि इसमें प्रोसेस होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिटरमाइन कर सकती है, चाहे कि कोई भी लॉ पास किया हुआ है तो उसमें ये रहता है कि आप जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इन्होंने जो है हमारे जो भी एक्ट फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट हो रहा है, तो उस पर आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें वायलेशन है तो फिर वो लॉ जो है वो स्ट्रक डाउन हो सकता है, जैसे NJSC हो गया था, राइट। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आप PIL लगा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1-2 केसेस की बात करूँ तो गोलकनाथ केस है 1967 का, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू का भी एग्जाम्पल इसको दिया जा सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो डिपेंड्स करता है। अगर आपको लगता है तो एक 1 पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट, वो वैसे ही हम लोग रिट जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं। तो ये सारा जो था पूरा स्लाइड्स था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में लेकर के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पिंग करना। पॉलिटिक का टाइप ऑफ बिल्स मेजॉरिटी वाला वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो कोई भी क्वेरी है तो टिल देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिक के आएंगी कल, जल्द से जल्द मैं रिलीज़ कर दूँगी। तो टिल देन चैनल को लाइक करना, वीडियो को भी लाइक करना और सब्सक्राइब करना।